कॉन्स्टेंट्स, मतलब आपका y, k, ईटा और सिग्मा भी, और जो हमारा पॉइसन्स रेशियो था उसके बारे में भी हमने देखा था। तो इस लेक्चर में हम देख रहे हैं लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइसन्स रेशियो। ठीक है, तो अब लिमिटिंग वैल्यूज का मतलब क्या होता है, जो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मतलब जिस वैल्यू के बाहर आपके पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू नहीं जा सकती। ओके, तो ऐसी वैल्यूज को हम बोलते हैं उसकी लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइसन्स रेशियो। सो हेलो एंड वेलकम टू YSA, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पॉइसन्स रेशियो की लिमिटिंग वैल्यूज। ओके, तो आपको याद होगा हमने जो दो रिलेशंस निकाले थे y के ईटा और y के सिग्मा के बीच में, राइट। सिग्मा वाले जो रिलेशंस थे आपके, उसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट रिलेशन था, फर्स्ट वन वाज y इक्वल्स टू ट्वाइस ईटा, ये 1 माइनस सिग्मा, ये एक आपका रिलेशन था, राइट। और जो आपका सेकंड रिलेशन था वो था y इक्वल्स टू 3k, ओके, ये 1 प्लस सिग्मा था, 1 प्लस सिग्मा यानी 1 माइनस ट्वाइस सिग्मा, 3k 1 माइनस ट्वाइस सिग्मा। ओके, तो इसको आप कह सकते हो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, राइट। अब इन दोनों में से आपको सिग्मा की वैल्यूज निकालनी है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से सिग्मा की वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलेगा y अपॉन ट्वाइस ईटा, उसके बाद में ये -1, राइट। और अगर मैं इस तरफ से इक्वेशन 2 के हिसाब से अगर मैं सिग्मा की वैल्यू निकाल लूँ, सिग्मा की वैल्यू मुझे इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से मिलेगी। पहले तो y अपॉन थ्राइस के, इसको यहाँ ला लेंगे, ओके, और फिर इसके बाद में जब ये -1 यहाँ आएगा, -1, और उसके बाद -1 के बाद ये -2 को जब मैं यहाँ लाऊंगा तो ये बन जाएगा +2, राइट। कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आएगी। ओके, तो ये दो वैल्यूज मेरे पास सिग्मा की आ चुकी है। अब यहाँ पर मेरा जो y है वो भी पॉजिटिव है और जो ईटा है वो भी पॉजिटिव, यहाँ भी मेरा जो y है और जो 3k है वो दोनों पॉजिटिव है, राइट। इसका मतलब जो y अपॉन ट्वाइस ईटा है और जो आपका y अपॉन 3k है, ओके, की वैल्यू जो है cannot be less than 0, मतलब 0 से कम इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। जीरो से कम वैल्यू की नहीं हो सकती, अगर 0 से कम होगी तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना, राइट। वही तो हमारा पॉइंट है यहाँ पे कि y और ईटा दोनों भी पॉजिटिव है, और दोनों भी कोई भी पॉजिटिव नंबर्स का जो अगर आप डिवाइड करोगे, मतलब जो भी उसका फ्रैक्शन आएगा वो जो भी आएगा, ओके, उसे डिवाइड करने के बाद या फिर उनका जो डिवीजन आएगा कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इन केस अगर ये एक नेगेटिव होता या फिर इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव होता तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता था, बट यहाँ पर दोनों भी आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपके पॉजिटिव है, राइट, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट तो मिल नहीं सकता, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक केस ऐसा भी कंसिडर करो कि इनकी जो मिनिमम वैल्यूज अगर आप कंसिडर करना चाहो, ओके, तो अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यूज आपको कब मिलेगी, दोनों ही केस में आपको मिनिमम वैल्यूज कब मिलेगी, अगर मैं फर्स्ट वाला जो सिग्मा है इसको कंसिडर करता हूँ, इसमें मुझे मिनिमम वैल्यू तब मिलेगी जब मैं इसकी जगह, इस टर्म की जगह जब मैं 0 पुट कर दूँ, तो मुझे मिल रहा है 0 -1, और इसमें भी मुझे मिनिमम वैल्यू तब मिलेगी जब मैं 0 इस वैल्यू को जब मैं 0 पुट करता हूँ, ओके। तो लेट्स से यहाँ भी मैंने 0 पुट कर दिया, तो मुझे वैल्यूज मिल रही है सिग्मा की -1 की मिनिमम वैल्यू, ओके, दिस इज माय मिनिमम वैल्यू, और जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा की मुझे मिल रही है 0.5, ओके। तो इस तरह से मैंने फाइंड किया कि जो मेरी सिग्मा की जो या फिर जो मैं कह सकता हूँ मेरा पॉइसन्स रेशियो की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोनों को मिक्स करते हुए मैं कह सकता हूँ कि जो लिमिटिंग वैल्यूज है मेरे पॉइसन्स रेशियो की, यहाँ PR लिख रहा हूँ पॉइसन्स रेशियो की, तो वो हो जाएगी -1 2 प्लस 0.5, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, -1 to 0.5, ये हो जाएगी मेरी पॉइसन्स रेशियो की
मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, या फिर मैं कह सकता हूँ लिमिटिंग वैल्यूज। अब यहाँ कोई यूनिट तो आएगा नहीं क्योंकि पॉइसंस रेशियो एक रेशियो है, मतलब जो सिमिलर चीजें हैं उनका रेशियो है वो, राइट। दैट्स व्हाई आपके पास में उसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो आपके लिमिटिंग वैल्यूज आ रही है -1 से लेकर 0.5 तक। ओके, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस put on a wire or object upon removal of which the object regains its original shape and size. Okay, so this is known as your elastic limit. अब इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस माना क्या? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर आप कह सकते हैं जितना फोर्स आपने बाहर से लगाया उतना ही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा ना। तो आप जो एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई कर रहे हो, ओके, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स वो सहन कर सकता है, जिसके बाद में जो आपका जिसको आप रिमूव कर दोगे, लेट से आपने कुछ फोर्स अप्लाई भी कर दिया उस चीज पर, वो एक्सटेंड भी हो गया, बट जब आप वो फोर्स को रिमूव कर रहे हो, तो वो फोर्स रिमूव करने के बाद में जो आपका ऑब्जेक्ट है, ओके, वो उसके प्रॉपर शेप में वापस आ जाना चाहिए, जो उसका ऑलरेडी उसका पहले वाला जो शेप था उस शेप में वो वापस आ जानी चाहिए। तो उसको आप बोलोगे कि तब तब तक वो अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर है, राइट। पर तब क्या होगा जब आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा बाहर जाओगे? तो मैं ग्राफ के थ्रू आपको थोड़ा बता देता हूँ कि लेट्स से आपने अभी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक ग्राफ बनाया है। स्ट्रेन को आप एक्सटेंशन भी कह सकते हो, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने एक पॉइंट तक जब आप एक्सटेंड कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आपके यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिखेगा, जिसमें आप कह सकते हो कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका हुक्स लॉ है, ओके, हुक्स लॉ यहाँ पर वैलिड है इतने एरिया में, जहां तक ए पॉइंट तक के, ओ से लेकर ए पॉइंट तक के जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है आपकी। बट एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसके बाद में अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसके बाद में आपको परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, बी पॉइंट तक पहुंचते ही अगर आप इस पॉइंट के फर्दर जाते हो बी पॉइंट तक के, तो आपको परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि अगर आप फोर्स को रिमूव भी कर रहे हो, आपके जो एक्सटर्नल फोर्स आप रिमूव कर रहे हो, उसके बाद भी वो शायद कंप्लीटली अपना शेप रिगेन नहीं करेगी वो ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद में अगर आप और उसे एक्सटेंड करते हो, तो आपको यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेस है वो तो इंक्रीज होती रहेगी, बट जो स्ट्रेन में इंक्रीज होना चाहिए था उतना आपको नहीं मिलने वाला। ओके, और उसके बाद में अगर सी पॉइंट के बाद भी अगर आप डी पॉइंट तक पहुंचते हो और आप फोर्स एक्सर्ट ही करते जा रहे हो उसके ऊपर, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर ये जो वायर है वो ब्रेक हो जाएगा, और ये वायर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा मतलब टूट जाएगा, राइट। तो उसकी जो कैपेसिटी है उससे कई गुना ज्यादा वो फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट की आप डेफिनेशन देख चुके हो कि जितना मैक्सिमम फोर्स कोई ऑब्जेक्ट सहन करेगा, और उसके बाद में मतलब इस हद तक सहन करेगा कि वो आप फोर्स रिमूव करने के बाद में भी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर सकता है, उस फोर्स को आप क्या बोलोगे? वो जो होगा आपकी इलास्टिक लिमिट हो जाएगी कि कितना फोर्स, या फिर कितना फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर आप कहोगे कितना स्ट्रेस वो ऑब्जेक्ट सहन कर सकता है, राइट। सो दिस वाज इट। हमने आज डिस्कस किया कि आपकी पॉइजंस रेशियो की लिमिटिंग वैल्यूज क्या होती है, और उसके अलावा आपकी जो इलास्टिक लिमिट होता है वो क्या होता है। ओके, सो लेट्स जस्ट एंड दिस सेशन हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करो। कुछ डाउट्स हो या फिर आपको कोई दूसरा टॉपिक चाहिए हो जिस पे मैं लेक्चर बना सकूं,
तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपकी वो टॉपिक्स में कवर कर दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।